Hello, fellow student. Let's discuss a new topic of India's foreign trade, that is composition of foreign trade. कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिया जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करती है वो किन किन गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर करती है। पहले हम देखते हैं कि 50s के टाइम पर क्या कंपोजिशन था एक्सपोर्ट का इंडिया में। 50s के टाइम पर हमारी इकॉनमी एग्रो बेस्ड इकॉनमी थी और एग्रो बेस्ड इकॉनमी होने के कारण हम एक्सपोर्ट भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ही करते थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी ट्रेडिशनल आइटम जैसे कि टेक्सटाइल, जूट एंड टी प्रोडक्ट, इन सब का हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे 50s के टाइम पर। और मैं सिर्फ इन तीनों की ही बात करूं तो टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ इन तीन का शेयर क्या था, 54%। एंड अगर मैं पूरे प्राइमरी सेक्टर की बात करूं, पूरे प्राइमरी सेक्टर का एक्सपोर्ट में शेयर 85% था एंड रिमेनिंग 15% टर्शरी एंड सेकेंडरी। सो वी कैन सी कि 50s के टाइम पर हमारी जो इकॉनमी थी कितनी एग्रीकल्चरल बेस्ड थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे 60s का टाइम हुआ आया एंड हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड दिखनी शुरू हो गई। और जब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड थी तो हमें कैपिटल गुड्स भी चाहिए थे। 60s के टाइम पर हमें कैपिटल गुड्स भी चाहिए थे एंड कैपिटल गुड्स मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर चाहिए बनाने में, मशीनरी बनाने के अंदर टेक्नोलॉजी तो चाहिए। एंड उस टाइम पर इंडिया के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमें क्या करना पड़ा, इम्पोर्ट करना पड़ा उसका। एंड इम्पोर्ट करके हम प्रोडक्शन करते थे, प्रोडक्शन करके देन हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो उस टाइम पर हमने ट्रेडिशनल आइटम्स जो ये तीन थी इनका एक्सपोर्ट करना धीरे धीरे कम कर दिया था एंड नॉन ट्रेडिशनल आइटम जो भी इंडस्ट्रियल बेस आइटम थी उनका एक्सपोर्ट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। और उनमें भी कौन सी आइटम, उनमें आयरन एंड स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, नॉन मेटेलिक मिनरल, केमिकल्स, इन सब का हमने क्या करना शुरू कर दिया था, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं 70s के टाइम पर क्या हुआ था। 70s के टाइम पर इंडिया की गवर्नमेंट ने फूड एंड डिफेंस के बाद फॉरेन ट्रेड को थर्ड नंबर पर प्रायोरिटाइज कर दिया था। फॉरेन ट्रेड को थर्ड नंबर पर प्रायोरिटाइज कर दिया था। इससे क्या हुआ था, हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में कंसिस्टेंटली राइज दिखना शुरू हो गया था। हमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बढ़ने शुरू हो गए थे हमारे। एंड हम जो इस वीडियो के अंदर डाटा देखेंगे वो 70s के बाद का देखेंगे। ओके, अब शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है कि हम किस कमोडिटी में एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो पहले क्या थी, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी जिसमें हम इन ट्रेडिशनल आइटम्स का क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे कर कर ये कम हो गया, कम तो हो गया लेकिन ख़त्म तो नहीं हुआ और ना ही हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। इंडिया इसको ख़त्म करना नहीं चाह रहा, बट हमारा टारगेट है कि हम 20% तो इसको रखें। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हमारे एक्सपोर्ट का शेयर 20% तो एटलीस्ट होना चाहिए। एंड हमारा जो अब अगर हम बात करें फैक्चुअल डाटा की तो वो कितना है, 70s के टाइम पर था वो 31%, लेकिन वो कंसिस्टेंटली घट रहा है। एंड घट कर वो कितना आ जाता है 2008 के टाइम पर 10.5% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट शेयर। और इसका रीज़न साफ है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ गए हैं। इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट का हमने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और उन्हीं में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट अभी भी ऐसे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो प्रोडक्ट कौन से हैं, वो प्रोडक्ट हैं टी, कॉफ़ी, सीरियल, अनमैन्युफैक्चर्ड टम्बैको, स्पाइसेस, कैश्यू नट्स एंड मैराइन प्रोडक्ट्स। एंड मैराइन प्रोडक्ट तो ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमारे इंडिया को सबसे ज़्यादा फॉरेन अर्निंग होती है एग्रीकल्चरल आइटम में से। मतलब जितने भी एग्रीकल्चरल आइटम है उसमें से सबसे ज़्यादा फॉरेन अर्निंग होती है हमें मैराइन प्रोडक्ट से। मैराइन प्रोडक्ट से हमें सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। एंड रेस्ट राइस हो गया, वीट हो गया, तम्बाकू है, सोयाबीन है, इससे भी हमें हायर रिटर्न्स मिलते हैं, हायर रिटर्न्स। लेकिन अभी भी हमारी एग्रीकल्चर के सेक्टर को वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है क्योंकि हम अभी भी उस मुकाम पर नहीं हैं कि हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है। अभी भी हमें इसमें एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं तो एक वैल्यू एडिशन की ज़रूरत अभी भी है हमें इसके अंदर। ओके, फर्स्ट लेट मी रब ऑल दिस। यस, ओके, सेकंड प्रोडक्ट इज़ टेक्सटाइल फैब्रिक। टेक्सटाइल फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो ये भी लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है हमें। ज़रा देख लेते हैं हम कि टेक्सटाइल फैब्रिक वो 9.4% था इन 1970 और वो बढ़
बढ़ते 2003-4 के अंदर कितना आ जाता है 71.17%। ओके, और वो बढ़कर कितना हो जाता है 17%। अब इसके पीछे के रीज़न जान लेते हैं कि क्या रीज़न है इसके बढ़ने के। व्हाट आर द रीज़न? सबसे पहला रीज़न है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद टेक्सटाइल फैब्रिक में काफ़ी हमने राइज देखा, उसके एक्सपोर्ट में हमने काफ़ी ज़्यादा राइज देखा। दूसरा, जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू किया तो हमारे इंडिया के अंदर मॉडर्नाइजेशन भी बढ़नी शुरू हुई, और मॉडर्नाइजेशन बढ़ने से टेक्सटाइल सेक्टर पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट था, और वो प्रोडक्शन बढ़ने से हमारा क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने से हमने टेक्सटाइल फैब्रिक में एक्सपोर्ट करना ज़्यादा शुरू कर दिया। दूसरा, हमारे लिए टेक्सटाइल फैब्रिक के एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर बिल्कुल आसान था। हमारे लिए कंडीशंस फेवरेबल थी, फेवरेबल कंडीशंस हमारे लिए थी, फेवर में थी हमारे। एंड हमारी जो इकॉनमी है वो एक लेबर इंटेंसिव इकॉनमी है, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडिया के लिए पूरी मार्केट में कम्पीट करने के लिए, पूरी ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने के लिए, टेक्सटाइल फैब्रिक में स्पेसिफिकली। ओके, लेकिन अभी भी हमें सर्टेन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है इस सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए। अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगला प्रोडक्ट है लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चरर्स। सो इसके अंदर हम एक बार इंक्रीज देखेंगे और एक बार डिक्रीज देखेंगे। लेट अस सी द डाटा कि देखो 70s के टाइम पर ये 5.2% था, उसके बाद बढ़ा बढ़ा फिर घटना शुरू हो गया, और अब तक घटता ही जा रहा है। तो ये घट रहा है अभी, तो क्यों घट रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? रीज़न की बात करूँ तो रीज़न बिहाइंड उसके घटने के। ओके, तो सबसे पहला रीज़न है कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, इंडिया के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन किया कि उनके लेदर प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल होता है, उनके लेदर प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल होता है, और इस ऑब्जेक्शन के बाद इंडिया के जो लेदर के एक्सपोर्ट थे वो काफ़ी डिक्लाइन हो गए थे। दूसरा, हमारी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी फॉर लेदर मैन्युफैक्चरिंग, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी फॉर लेदर मैन्युफैक्चरिंग वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। इसीलिए ये दूसरा कारण है कि हमारा जो एक्सपोर्ट शेयर है लेदर के अंदर वो घट रहा है। तो अभी भी हमें इस सेक्टर के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, और इनकरेज करने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लाने की ज़रूरत है, ताकि हम लेदर प्रोडक्ट्स के अंदर और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ। सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी में भी हम देखेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखो, एक्सपोर्ट हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी में पहले 2.9% था इन 70s के टाइम पे, लेकिन वो 2004 एंड 5 के टाइम पे 17.1% हो जाता है। सो इंक्रीज तो हुआ है, और उसके रीज़न क्या है, अब उन रीजंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि फेवरेबल एक्सपोर्ट इन्वायरमेंट। हमारे लिए, भारत के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट इन्वायरमेंट फेवरेबल ही रहा है हमेशा। मतलब हम जेम्स एंड ज्वेलरी डिफरेंट डिफरेंट नेशन को आज भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बड़ी मात्रा में। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज लिबरल इंपोर्ट पॉलिसी फॉर व्हाट, इनपुट ऑन ज्वेल्स। मतलब ज्वेल्स बनाने के लिए जो सामान लगता है उसका इनपुट करते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट हमारे लिए लिबरल है, वो हम आसानी से कर पाते हैं, उस पर ड्यूटी जो है वो कम है। ओके, और इस पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट में हमारा चाइना के साथ सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन भारत के लिए, इंडिया के लिए प्लस पॉइंट क्या है कि उसके पास एक स्किल्ड पर्सोनल है। लेकिन आज फिर भी हमें इस प्रोडक्ट के अंदर मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, ताकि वो ग्रोइंग वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट कर सके। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज केमिकल प्रोडक्ट। सो केमिकल प्रोडक्ट में भी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, हमारे केमिकल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पहले क्या थे, 1.9% थे, और वो बढ़कर कितने हो गए हैं, 12.1%। लेकिन और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए हमें इसमें इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, सो दैट क्या हो, हम वर्ल्ड की डिमांड को पूरी कर सकें। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ मशीनरी ट्रांसपोर्ट एंड मेटल मैन्युफैक्चरर्स। मशीनरी ट्रांसपोर्ट और मेटल मैन्युफैक्चरर्स में भी हम लगातार ग्रो करते हुए अपने आप को देखेंगे। लेट्स सी द डाटा कि वो क्या कह रहा है। 12.9% था हमारा 70s के टाइम पर, और वो बढ़कर कितना हो जाता है, 20.6% इन 2005। सो हमें
इस सेक्टर में भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सकें। और इस सेक्टर में इमीडिएट मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन की ज़रूरत है ताकि हम टॉप रैंक्ड कंट्रीज़ के साथ वर्ल्ड में compete कर सकें। एंड नेक्स्ट commodity इज़ मिनरल फ्यूल्स एंड lubricants। मिनरल फ्यूल्स एंड lubricants हमारा हम देखते हैं तो था 0.8, काफ़ी कम रहा है हमारा शुरू से ही। एंड फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर तो बढ़ता ही गया। लेकिन इसमें अप एंड डाउन हमें देखने को मिलते ही हैं। और सबसे बड़ा कंपटीशन रहता है हमारी पूरी मार्केट के अंदर, पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर मिनरल्स फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स का सबसे बेहतरीन कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े इस कमोडिटी को लेकर। और इन सब के अलावा भारत के पास एक बहुत बड़ा स्कोप है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, टूरिज्म के अंदर, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी के अंदर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर, BPO, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के अंदर, वर्ल्ड मार्केट में। और पिछले कुछ डिकेड से हम देख पा रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है इन सेक्टर्स में भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। So that's all about this video. Thanks for watching. Keep learning, keep growing. And if you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comment and subscribe for more.